अयो, पकड़िए जरा। टफ होता है ना यूं इतना सारा सामान एक साथ उठाना। अम्मा भी ना कितना कुछ पैक कर दिया। अब बताइए जरा, कोई भला मुरुक्कू, लड्डू, हलवा, सेब इतना कुछ एक साथ खा सकता है क्या? पर अम्मा ने सब रख दिया। खुद से पहले उतरने वाले पैसेंजर को एक एक कर अपना सारा सामान पकड़ाते हुए श्री ने उसे ये तक बता दिया है कि उसके दादा की 2 शादी हुई थी, उसके अप्पा का स्नैक्स का बिजनेस है, उसकी अक्का की शादी किसी रईस घर में हुई है, पर अक्का खुश नहीं है और बेचारा पैसेंजर कुछ कर भी तो नहीं सकता। पिछले 2 दिन के सफर में श्री ने उसे अपना मुंह बोला भाई जो बना लिया है। थैंक यू बाबू भैया, आज आपने बड़ी मदद की। आप नहीं होते तो ये श्री तो। इधर श्री अपना थैंक यू बोलती ही है कि उधर बाबू भैया मोस्ट वेलकम कर निकल लेते हैं। अक्सर ऐसी रेल यात्राओं में हमें मिल जाते हैं ना कुछ लोग जिनसे ढेर सारी बातें हो जाती हैं और फिर बातों ही बातों में हम में उनमें कभी कोई दोस्त दिख जाता है तो कभी कोई भाई, बहन, दादी। पर उन कुछ लोगों में से कुछ ऐसे निकल जाते हैं जिनसे सफर खत्म होते होते हम ऊब जाते हैं या जिनसे जान छुड़ाकर भागना चाहते हैं। हम डर जाते हैं कि कहीं ये हमसे हमारा पता या नंबर ना मांग ले। अभी अभी ऐसा ही कुछ हुआ है बाबू भैया के साथ। वो जैसे तैसे श्री से अपनी जान छुड़ाकर भाग गए हैं। कहां जाएंगे मैम जी, हम छोड़ दें आपको? स्टेशन के बाहर आते ही एक ऑटो वाला भाग कर आता है और उसके पीछे 2-4 और भी आते हैं। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। किसी अच्छे से हॉस्टल ले चलिए भैया जी, जहाँ पर दाम कम और काम ज्यादा हो सके। इतना कहकर श्री जो सबसे पहले आया होता है उसके हाथ में दोनों बड़े बड़े बैग थमा देती है और 2 बैग खुद उठाकर चल देती है। लाइए मैम जी, हम इन्हें पीछे रख देते हैं, आप इत्मीनान से आगे बैठिए। लगता है मैम जी आप पहली बार आई हैं बनारस। ऑटो वाला शीशे में से श्री को देखता है और फिर साथ चल रहे ऑटो में बैठे ड्राइवर को इशारा करते हुए पूछता है। श्री जो कि आधी ऑटो से बाहर है और आधी अंदर कह देती है, नहीं पहचाना भैया, पहली बार आई हूँ। ये सुनते ही ऑटो वाला एक तरफ ऑटो रोकता है जिसके साथ ही दूसरा ऑटो भी रुकता है। दूसरे ऑटो का ड्राइवर झट से आकर पीछे से 2 बैग उठाकर अपने ऑटो में रखता है और फट से ऑटो चालू कर भाग जाता है। अरे अरे मैम जी, आपके बैग! श्री घबरा जाती है और जैसे ही ऑटो से उतरकर देखती है ये ऑटो वाला भी फट से ऑटो चालू कर भाग जाता है। श्री को कुछ समझ नहीं आता और वो बस उस ऑटो के पीछे भागने लगती है। रुको रुको, मेरा सामान! मेरा सामान? अब मैं क्या करूंगी? प्लीज। रोड के बीचों बीच खड़ी श्री रोए जा रही है और आसपास जमा हुई भीड़, उस भीड़ के कुछ लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है और कुछ लोग जो हो रहा है उसकी वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। कुछ देर में ही सर्र से एक ऑटो सामने से आता है और श्री के पास आकर रुकता है। श्री भागकर ऑटो के पास जाती है। मेरा सामान, ये माय बैग्स, आपको कैसे मिला भैया जी? थैंक यू सो मच। ऑटो वाला श्री को ऑटो में बैठने का इशारा करता है और ऑटो चालू कर भीड़ से आगे ले जाता है। मैम जी, थैंक यू हमें नहीं, उन भैया जी को बोलिएगा जिन्होंने आपका सामान उन बदमाशों से बचाया। हम तो बस उनके सारथी बने थे। श्री को कुछ समझ नहीं आता और वो ऑटो वाले को सब कुछ डिटेल में बताने को कहती है। हमारा नाम रवि मैम जी और हम यहीं काशी के रहने वाले हैं। सालों से ऑटो चला रहे हैं पर आज पहली बार किसी को किसी अजनबी के लिए इतना करते देखा। आपके ऑटो के पीछे ही हमारा ऑटो चल रहा था। भैया जी हमारे सवारी थे, हमने और उन्होंने वो सब देखा जो आपके साथ हुआ। बस फिर क्या था, भैया जी ने कहा भगाओ और हम भगा लिए। क्या कुटाई की थी भैया जी ने उन दोनों की। फिर आपका सामान लिया और हमें यहाँ आपके पास भेज दिया। बताइए अब आपको कहाँ छोड़ना है? श्री पहले उस अजनबी लड़के के लिए आभार जताती है और फिर रवि को उसे किसी सस्ते, सुंदर और सुरक्षित हॉस्टल या पीजी पर ले जाने को कहती है। ये सुनते ही रवि ने अगले सिग्नल पर गाड़ी को सीधे हाथ की लेन में मोड़ लिया है। कुछ ही देर में वो एक घर के बाहर आकर ऑटो रोक देता है। ये कहाँ ले आए आप? किसी अच्छी जगह ले जाने को बोला था। ये तो कितना पुराना सा है। रवि ऑटो से बाहर निकलता है और गेट के पास जाकर बेल बजा देता है। चंद सेकंड में ही गेट खुल जाता है
और सामने खड़ी है एक 60 साल की बुजुर्ग महिला। श्री उस महिला को देखती है और फिर रवि को देखती है जो उसे ही देख रहा है। मैम जी, ये सुजाता माई हैं और ये है इनका घर, जो बाहर से जितना जर्जर दिख रहा है उतना ही अंदर से खूबसूरत है। आप यहाँ जितने दिन रुकना चाहें रुक सकती हैं। सस्ता, सुंदर और एकदम सुरक्षित, माई की सिक्योरिटी से लैस। श्री अब ऑटो से बाहर आती है और सुजाता माई के साथ घर को अंदर से देखती है। ये घर उसे किसी आम घर सा मालूम नहीं पड़ रहा है, जिसमें चारों ओर कमरे और बीचों बीच एक बाग बना हुआ है। लाल गुलाब, सफेद मोगरा, पीला गेंदा और गुलाबी बारामासी की क्यारियां ऐसी लग रही हैं मानो जैसे इंद्रधनुष ने अपना एक हिस्सा जमीन पर बिखेर दिया हो। बिटिया, हमारे पास अब दूर से आकर लोग रहकर जाते हैं, कभी किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। फिर भी तुम तसल्ली कर लो, देख लो, ये कमरा है, अटैच बाथ और वहाँ कॉमन किचन है जहाँ हम सबके लिए खाना बनाते हैं। श्री की आंखों की चमक बता रही है कि उसे सुजाता माई का घर बहुत पसंद आया है, पर फिर क्यों वो घर से बाहर आकर रवि को एक तरफ ले आई है। मैं तुमको बोली थी ना भाई जी कि मुझे किसी सस्ती जगह ले चलो, यहाँ तो लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। रवि वहीं कोने से सुजाता माई को आवाज देता है, माई, मैम जी को लगता है कि बड़ा खर्चा होगा उनका यहाँ। श्री पहले थोड़ा एम्बेरस्ड फील करती है और फिर वापस जाने के लिए गेट की ओर मुड़ जाती है। बिटिया, यहाँ जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो, और रही बात खर्चे की, तो पूरे बनारस में इससे सस्ता कमरा नहीं मिलेगा तुम्हें। महीने का 15,000, जिसमें 3 वक्त का खाना और 2 वक्त की चाय शामिल है। रवि माई की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, आप हमें सच्ची और अच्छी व्यक्ति लगी मैम जी, इसलिए हम आपको माई के पास ले आए, और फिर जो कुछ भी उन बदमाशों ने किया उसके बाद तो हमारी मानिए तो रहे यहाँ और सच्चे बनारस से मुखातिब हों। क्यों माई? माई मुस्कुराकर कहती हैं, बिटिया, उन बदमाशों की तो अब खैर नहीं, ऐसे डंडे लगाएगी पुलिस कि ऑटो चलाना तो दूर, खुद चलना भूल जाएंगे। हाँ, और रही बात तुम्हारी, तो तुम यहाँ सुरक्षित हो। श्री थोड़ा समय लेती है और फिर रवि और माई को देखकर हाँ में सर हिला देती है। फिर सामान अंदर लाया जाता है और माई की रसोई में 3 कप चाय चढ़ाई जाती है। इस तरह श्री को बनारस में रहने के लिए एक कमरा मिल गया है और ये सब होते होते शाम भी हो गई है। कमरे में अपना सारा सामान जमा कर नहाने के बाद श्री अब दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती के लिए तैयार है। यहाँ से उल्टे हाथ पर कुछ कदम चलोगी तो एक बड़ा गेट दिखेगा, बस वहां से सीधे हाथ पर ऑटो मिल जाएंगे। सुजाता माई के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए श्री अपने पूरे दिन के बारे में सोच रही है और फिर उसका ध्यान उस अजनबी व्यक्ति पर जाता है जिसने आज उसकी इतनी बड़ी मदद की है, और सोचते सोचते श्री बड़े गेट के पास आ पहुंचती है। भाई जी, आरती वाले घाट पर ले चलेंगे? 20 रुपया पर सवारी, बैठो अपनी बारी बारी। रिक्शे वाले की ये बोल श्री को बड़े कूल लगते हैं और वो उसे फिर से एक बार कहने को कहकर अपने फोन का कैमरा ऑन कर लेती है। कौनो मीडिया वाली हैं क्या मैम जी? ऐसा ही समझ लीजिए भाई जी। इतना कहकर श्री रिक्शा में सवार हो जाती है और घाट की ओर बढ़ जाती है। यहाँ से आगे पैदल जाइए और असली बनारस का लुत्फ उठाइए। पान से लेकर लस्सी, लस्सी से लेकर 80। जिस चौक पर रिक्शे वाले ने श्री को छोड़ा है उसका नाम है गदौलिया चौक। यहाँ से सीधा लिया तो विश्वनाथ और यहाँ से सीधा लिया तो घाट। श्री चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ती है और यदि आप कभी बनारस गए हों तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि यहाँ से घाट तक का मार्ग कितना सुंदर है। रंग बिरंगी साड़ियों से लेकर रुद्राक्ष की माला, टमाटर चाट से लेकर अतरंगी कलाएं, इन सभी चीजों का आनंद लेते हुए श्री अब घाट पर जा पहुंचती है और आरंभ होने वाली आरती में शामिल होने के लिए उसने सीढ़ियों पर अपने लिए एक जगह भी ढूंढ ली है। देखते ही देखते पूरी सीढ़ियां भर जाती हैं और आरती शुरू होती है। बनारस के घाट और घाट पर बैठकर मां गंगा की आरती में शामिल होना अपने आप में ही एक अद्भुत अनुभव है, पर इस अनुभव में कुछ ऐसा भी हो गया है जिसने श्री को अचंभित कर दिया है। सारे बैग मिल गए थे ना? श्री के कानों में ये आवाज पड़ती है और श्री की आंखें खुल जाती हैं। वो पलट कर देखती है
पर उसे देख नहीं पाती। क्या श्री इस आवाज से कभी मिल पाएगी या इस अधूरी मुलाकात की कहानी कहीं और ही चली जाएगी?